जो केंद्रीय संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। उपस्थित सम्मानित मित्रों, अभी वक्ताओं ने अपनी बातें मूल रूप से लगा कि किसी एक शैतान की चर्चा, उसके केंद्रित बातें चल रही। शैतान वह होता है जो संस्कृति पर, परंपरा पर संकट होता है, जो मानवता पर संकट होता है। और जब भी मानवता पर संकट आती है तो उस आसुरी शक्ति के विनाश की कामना की जाती है। राक्षस, असुर, ये परंपरा के विरोधी होते हैं। चाहे उसका प्रतिनिधित्व जिसने भी किया हो, रावण किया हो, कंस किया हो, अनेकानेक, तो हम उसकी विनाश की कामना करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आगे हम किसी कंस को नहीं होने देंगे, आगे रावण को नहीं होने देंगे, पहले कहते हैं कि कंस और रावण का विनाश। अरे वक्ताओं ने शुरू में जो बातें आई उसमें से एक बात आई कि मानवता को हम नहीं बटने देना, सीमाएं भले ही बटी हैं। 70-75 वर्षों से हम यही कर रहे हैं, कोई आज नहीं। हम अच्छे होने की उसकी कामना करते हैं, इस शैतान भी अच्छा हो जाए। शैतान तो शैतान ही रहा, अच्छा तो हुआ नहीं। रोज न रोज अपनी कहीं नए रूप में शैतान सामने दिखाई पड़ जाता है। हम युद्ध चाहे या न चाहे, यह हमारी कोई बात नहीं है, वो हम पर विदित होता है। आए दिन घटना है, ये केवल एक चिंता हमारी नहीं कि भारत की एक चिंता है। दुनिया के अंदर सारी आतंकवादी घटनाएं जो भी होती है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हो या पेरिस के अंदर आप लोग कार्टून को लेकर हो, कहीं जर्मनी, कहीं ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं इंग्लैंड में, बना ही नहीं हो रहा इसमें। एवं मलेशिया के अंदर उसकी अंतिम कड़ी, जब भी उन घटनाओं की जांच होती है तो उसकी अंतिम कड़ी जाकर रावलपिंडी से जुड़ती है, इस्लामाबाद से जुड़ती है, बावलपुर से जुड़ती है, लाहौर से जुड़ती है, कुल मिलाकर पाकिस्तान से जुड़ती है। अर्थात दुनिया के हर एक आतंकवादी घटना जो मानवता के विरोध, जो मानवता को लहूलुहान करती है, छिन्न-भिन्न करती है, इसकी अंतिम कड़ी पाकिस्तान है।
क्या मानवता के वैश्विक मानवता के लौलहान करने वाली शक्ति सामर्थ्य शैतान को जीत रहने का अधिकार है। दुनिया के अंदर नए जीवन की संरचना, नए जीवन पद्धतियां सारी जो समय समय पर खड़ी होती है। आज की सदी लोकतंत्र की सदी। दुनिया जब विकास की अपनी एक पायदान पर पहुंची है तो कहते हैं कि हमारी विकास की पायदान लोग जूम नहीं कैसे। अब जो है इससे दूर क्या पाकिस्तान में वो दुनिया की विकास की पायदान का स्वरूप दिखाई पड़ता है, लोकतंत्र दिखाई पड़ता है। अर्थात विकास का भी दुश्मन दुनिया में है वो पाकिस्तान। वैश्विक स्तर बीच वाले दरवाजे से बांध दरवाजा खोल के अंदर दुनिया के अंदर जितनी भी शैतानियत की स्वरूप हो सकता है वो पाकिस्तान। हम लोकतंत्र में है, हर एक खुली सांस में जीने के इच्छुक है दुनिया के लोग। चाहे अफ्रीकी देश हो, चाहे अन्य सारे देश हो जिसमें लोकतंत्र कभी न था। हम भी गुलामी के उपनिवेशवादी ताकतों के अधीन। दुनिया ने जैसे जैसे दुनिया में सचेतता बढ़ी, दुनिया इस उपनिवेशवाद के कलंक से अपने को मुक्त। उपनिवेशवाद जो है, कॉलोनी जो है, ये मानवता पर कलंक है। दुनिया की जो सचेतन और स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ी तो इस उपनिवेशवाद का अंत हुआ। परंतु आज भी उपनिवेशवाद की अंतिम स्वरूप पाकिस्तान के अंदर जीवित। जहां पर लोगों का अपना अधिकार नहीं। अभी विक्रम जी ने बताया कि वहां पर कई ऐसी पहचानें, कई ऐसी अस्मिताएं हैं जो कभी स्वतंत्र थी। जिस दिन से पाकिस्तान बढ़ा उस दिन से वे अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो पश्तून का समाज हो सकता है, बलूचिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो बलूचों का समाज है जो बलूचिस्तान के लिए संघर्ष करता है। वो गिलगिट बाल्टिस्तान का समाज है जो बलूचिस्तान के लिए संघर्ष कर रहा है। वो मीरपुर मुजफ्फराबाद का समाज है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। अर्थात आज भी पाकिस्तान नाम की कोई संज्ञा ऐसी नहीं है जो एक अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ हो, बल्कि पहचान उसकी इतनी है कि एक गिरोह है, एक 250-300 लोगों का एक गिरोह है, परिवारों का गिरोह है जो उस क्षेत्र में जो जो पहचान है, जो जो अस्मिताएं हैं, उन कौमों पर अपना शासन की, उनका शोषण करती है, दोहन करती है, उत्पीड़न करती है। क्या दुनिया मानवता के प्रति उत्पीड़न, दोहन और शोषण को देखती रहे? ये प्रश्न चिन्ह। बलूचों का शोषण हो रहा है, पश्तूनों का शोषण हो रहा है। हम अभी यूक्रेन युद्ध और
फिलिस्तीन युद्ध के विषय में सुनते होंगे कि इतने 50,000 लोग मर गए, वहां उनके 50,000 लोग मर गए। वहां तो स्पष्ट युद्ध दिखाई पड़ रहा है, इसलिए 50,000 लोग मर गए। केवल बलूचिस्तान के क्षेत्र में अभी तक 50,000 लोगों को गायब कर दिया गया। आए दिन पाकिस्तानी व्यवस्था, पाकिस्तानी सेना बलूचों को घर से उठा ले जाती है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा लगता है उस परिवार को कि कहीं कुछ पूछताछ के लिए ले गया होगा। सब्र करता है, 5 दिनों तक विभिन्न ऑफिसर का चक्कर लगाता है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीने दिन बीतने के बाद वो फिर चक्कर लगाता है कि किसी अदालत में पेश किया होगा, किसी जेल में रखा होगा। वर्षों तक वो चक्कर लगाता है कि किसी अदालत में उसको प्रेजेंट किया क्या, किसी जेल में रखा क्या। जब नहीं ज्ञात होता है तो वर्षों के बाद वो मान लेता है तो कोई एक तो नहीं, 60,000 से अधिक बलोच अभी तक उनका अपहरण हुआ है। अब कोई अपराधी विरोध नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की शासन कर रही है। जितने जो लोग फिलिस्तीन के युद्ध में नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में नहीं गए हैं, उससे ज्यादा लोग पश्तून समाज के लोग अपहरण हुए हैं। ये स्थिति है। तभी तो एक 27 वर्ष का वहां मंजूर पश्तून नाम का युवक यदि एक नारा देता है चौराहे पर खड़ा होकर, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो कोई एक तो नहीं, लाखों लोग उस नारे के पीछे तो चल पड़ते हैं। इतना बड़ा उत्पीड़न है, इतना शोषण है। तुमने मान लिया कि वह संसाधनों के लिए उस पश्तून को, बलूचिस्तान को, उस बलूचिस्तान को अपना उपनिवेश बनाकर रखा है, परंतु वो तो मानवता को उपनिवेश बनाकर रखा है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी बिरादरी है जिसके आदमी होने की मान्यता नहीं है। जानवर का जी वहां भैंस है तो भैंस होने की उसकी मान्यता है, ये भैंस है, ये अमुक जानवर है, ये घोड़ा है। गधा गधा होने को वहां मान्यता है क्योंकि उसी पर पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। उसी के निर्यात से दुनिया में एकमात्र देश से पाकिस्तान जो गधे का निर्यात करता है और उसी को उसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी भी मान्यता है। परंतु उसी में से इस्लाम का वह भी फॉलो करने वाला है, वो भी इस्लाम का फॉलोवर से शिया है, उसको ड्रेन दर्जे के नाम, उसके सीमित अधिकार हैं। वो इस्लामिक होने के बावजूद ये कहते हैं पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। उस इस्लामिक देश में इस्लामिक मान्यता वाले जो शिया हैं उनका सीमित अधिकार है, दो दर्जे के नाम। एक तो ऐसी कौम है वहां पर अहमदिया, भारत में भी, भारत में तो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, अपने अधिकारों के साथ वो जी रहा है, सांस ले रहा है। अहमदिया को तो वहां पर क्योंकि आदमी मानना पाकिस्तान के अंदर था इस्लाम का फॉलोवर्स, अहमदिया को माना ही नहीं जाता है कि इस्लाम का फॉलोवर्स है। उसकी मस्जिदें तोड़ दी जाती है, इबादतगाह उसके तोड़ दिए जाते हैं, उसकी इबादत करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसको आदमी होने का
कोई भी वहां पर अधिकार नहीं। ये उत्पीड़न है। अर्थात वो केवल हमारा ही दुश्मन नहीं है, वो वैश्विक मानवता का दुश्मन है। दुनिया इतनी विकास कर गई, इतनी गति में आ गई, एक से एक दुनिया में चिंतन हो रहे हैं, फिर भी हम दुनिया में कलम उत्पीड़न का, शोषण का बना हुआ। ये सारे लोग अब ये नहीं सोचते कि हम पाकिस्तान की व्यवस्था में आगे सांस ले सकते हैं। इनकी यही मान्यता है कि हमारी अपनी अस्मिता थी, हमारी अपनी पहचान थी, वो हमारी पहचान, हमारी अपनी परंपरा थी, वो हमारी परंपरा लौटी वापस है। तो परंपराओं पर आघात करने वाला, संस्कृति पर आघात करने वाला, मानवता को छिन्न भिन्न करने वाला, व्यक्ति और समाज का शोषण करने वाला, ये जो स्थिति, एक ऐसा समूह पाकिस्तान है जो शोषण का, अत्याचार का, उपनिवेशवाद का, दूसरा का हमारे साथ तो क्या करता है, ये एक अलग का प्रश्न। दुनिया के साथ क्या करता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। इस उत्पीड़न से, इस अत्याचार से निकलने के लिए अपनी परंपराओं पर, अपनी पहचान पर, अपनी अस्मिता पर गौरव रखने वाले लोग जो वर्षों से संघर्ष करते हैं, यही नहीं जो लोग कुछ भारत से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, विभिन्न प्रदेशों से, हरियाणा से कुछ लोग गए 47 में कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान बन भी गया। कोई मुहाजिर कहलाए, कोई मुहाजिर जो है बड़ी उत्साह में थे कि हम एक नई व्यवस्था का जन्म दे रहे हैं जहां पर हमारा बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, बहुत बड़ा हमारी अस्मिता का संरक्षण, परंपरा, संस्कृति का संरक्षण। बाद में दिखाई पड़ा कि एक मुहाजिर ही कह गए। इनको पाकिस्तान में नागरिकता तक नहीं मिली, पाकिस्तान में इनको जीने का कोई भी, संसाधनों को उपयोग का कोई भी अधिकार नहीं। फिर वे मुहाजिर जब अपने विषय में चिंतन करने लगे तो उनको लगा कि हम बड़ी बुरे फंस गए। वर्षों बाद उन्होंने ये सोचा कि अब तो इस बुरे फंसे हुई स्थिति में यही है कि इससे हम अलग। उन्होंने कहा कि हम मुहाजिर, हम एक परंपरा, एक सोच लेकर आए थे और हमें तो यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं मिला, कोई अधिकार ही नहीं मिला, हम यहाँ के नागरिक तक नहीं हुए, इसलिए हमको मुहाजिर स्थान अलग चाहिए। वे भी मुहाजिर स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके प्रति जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उससे विचलित होकर वे अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना में संघर्ष कर रहे हैं। उनके अंदर उत्पन्न हुआ, वो भी भारत से ही गए थे, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े चिंतक कहलाए, डॉक्टर असरार अहमद, पाकिस्तान के बड़े चिंतकों में उनका नाम है। मुहाजिर थे, वे भी गए थे, भारत से ही गए थे पाकिस्तान बनाने। जब उन्होंने अपने प्रति इस भेदभाव को देखा, दुर्दशा अपनी देखी, अपनी समाज की दुर्दशा देखी, एक दिन वो खुद तकरीर में अपनी कहते हैं कि पाकिस्तान, और अपना विश्लेषण करके कहते हैं कि पाकिस्तान अधिक दिनों तक नहीं रहने वाला है। जिस तरह की ये निरंकुश सत्ता
शोषण, अत्याचार और शैतानियत की पर्यायवाची बनी है, जिसका अंत होगा। उन्होंने जो इसका डेट भी दे डाला कि 2032 आते आते पाकिस्तान का अंत हो जाएगा। आज से 15 वर्ष पहले ये नहीं दिखाई पड़ रहा था, परंतु आज तो स्पष्ट दिखाई रहा था कि हर एक संगठन पाकिस्तान के अंदर खड़े हो गए, अपनी पहचान के लिए अपनी आवाज उठा रहे। मीरपुर मुजफ्फराबाद भी अपने लिए जो कि जिसको कहते हुए जो अपनी आवाज उठा रहा है, साराची पाकिस्तान भी अपनी आवाज उठा रहा है। लग रहा है कि डॉक्टर असरार अहमद की जो तकरीर की भविष्यवाणी है बड़ी जल्द ही सिद्ध होने वाली। कुछ इस तरह से भी विश्व में बहुत बड़े बड़े चिंतक हुए हैं जो विभिन्न विषयों पर उन्होंने बड़े गंभीर लेखन किया। एक रणनीतिक विषयों पर लिखने वाले क्रिस्टोफर जेफर, उन्होंने जब अपनी पुस्तक में नेशन विदाउट नेशनलिटी, एक ऐसा देश जिसकी राष्ट्रीयता नहीं है, जब इसका वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं विश्व में कोई भी देश है उसकी एक पहचान है, उसकी पहचान उसकी राष्ट्रीयता होती है। अभी विक्रमादित्य जी भी बता रहे हैं। आप हम सब में से कोई यदि नेपाल में चले जाए तो ये नहीं कहेगा कि एक हिंदू आया है, एक मुस्लिम आया है, यही कहेगा कि भारतीय आया है, हिंदुस्तानी आया है, क्योंकि हमारी पहचान हिंदुस्तानी होने के नाते है, भारतीय होने के नाते। हो सकता है अपना रिलीजन मजहब अलग अलग फॉलो करते हैं, इससे कोई है। भूटान से आने वाला आदमी को हम ये नहीं कहते हैं कि भूट आया है, भूटिया आया है, ये लेप्चा आया है, एक ट्राइब कोई आया है, कहते हैं भूटान में। उसकी पहचान वहां की मिट्टी से है। हर एक व्यक्ति की पहचान अपनी मिट्टी से होता है। चाहे जापान का व्यक्ति भी जापानी कहा जाता है, बौद्धिस्ट नहीं कहा जाता है। तो जापान से आने वाला व्यक्ति ये बौद्धिस्ट है कि क्या है ये नहीं सीखा जाता है। चीन से आने वाले को हम चाइनीज ही कहते हैं, उसको ही पहचान है। वो ताओइज्म को मानने वाला है कि बुद्धिज्म को मानने वाला है कि कन्फ्यूशियस को मानने वाला, ये नहीं होता है। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी पहचान अपनी, हर एक देश की पहचान जो होती है अपनी परंपरा से होती है, अपने कल्चर से होती है, अपनी मिट्टी से होती है। पाकिस्तान की न कोई परंपरा थी, न कल्चर था। अब पाकिस्तान नाम की कोई ऐसी भूभाग की कल्पना भी नहीं है। वो अपनी पहचान अपने मजहब को बनाया। पाकिस्तान का निर्माण मजहब का आधार पर। दुनिया में एक ही देश है जिसकी राष्ट्रीयता मजहबी राष्ट्रीयता है। दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, 70 के करीब मुस्लिम राष्ट्र होंगे, सबकी अपनी अपनी राष्ट्रीयता है। तुर्की का है तो उसकी राष्ट्रीयता तुर्की है, ईरान का है तो ईरानी है, सबकी अपनी अलग की। पाकिस्तान ये ऐसा देश है जिसकी अपनी मिट्टी से न उसकी पहचान है, न उसकी कोई राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता मजहबी राष्ट्रीयता है। क्रिस्टोफर जेफर कह रहा है अपनी पुस्तक में कि बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। जिसकी अपनी अस्मिता ही नहीं है, पहचान ही नहीं, कितने दिन तक टिकेगा? इसको समाप्त होना है। आप देख सकते हैं पहचान यदि होती है तो 2000 वर्षों के बाद भी लोग अपने देश को फिर से खड़ा कर लेते हैं गिराई से। यहूदियों की एक राष्ट्रीयता इजरायली राष्ट्रीयता है। 2000 वर्षों तक यहूदी निर्वासित रहे,
उनकी कोई भूभाग नहीं था, देश नहीं था 2000 वर्षों का, फिर भी उनकी अपनी पहचान थी, परंपरा थी, उनकी अस्मिता थी। 2000 वर्षों के बाद 1948 में इजराइल फिर से सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा हो गया। उनका था कि जिसकी राष्ट्रीयता ही नहीं है वो कितने दिन तक जीवित रहेगा, ऐसी परिस्थितियां है। एक और इसी तरह के रणनीतिक विषयों पर लिखने वाला रॉबर्ट डी कप्लान करके व्यक्ति अमेरिकन, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी द एंड ऑफ द अर्थ। द एंड ऑफ द अर्थ में उसने लिखा, ऐसे बहुत वर्ष पहले, सारा विश्लेषण करते हुए पाया कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनकी अपनी अपनी पहचान रखते, अपनी अस्मिताएं हैं, इनकी राष्ट्रीयताएं के रहने वाले हैं। फिर अंत में जब वो विश्लेषण करते हुए आता है तो कहता है कि अफगानिस्तान तो भविष्य में रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में विलीन हो जाएगा। आज 10 वर्षों का भी विश्लेषण कीजिए, 15 वर्षों का, तो अफगानिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं, इतनी सामरिक ताकत नहीं, इतना विकसित हुआ समाज नहीं, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, सब में वो पीछे है। सेना के नाम पर उसके पास कुछ हथियार और कुछ वे जमीन लड़ाकू लोग हैं, तालिबानी जिनको कहते हैं, न एयरफोर्स है, न नेवी है, सैन्य उत्पादन भी नहीं है, सैन्य सामानों को उत्पादन भी नहीं है, कोई सामरिक शक्ति नहीं जिसके पास कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं जिससे अपने विकास को खड़ा कर देगा। और उसके विषय में कहता है कि वो जीवित रहेगा जिसके पास एटमी हथियार है, ये एटमिक स्टेट है, उसको कहता है कि समाप्त हो जाएगा, वो उसमें विलीन हो जाएगा। बड़ी आश्चर्य लग रहा है, तुरंत आज लग रहा है। आज से 10 वर्ष 15 वर्ष के विश्लेषण के बाद यही ऐसा नहीं लगता था, लगता था कि वो किसी भांग खाकर वो बैठा होगा और उसने ऐसा लिख दिया, तुरंत आज लग रहा है। आज पाकिस्तान का सर्वोच्च शासक जो बना हुआ है आसिफ मुनीर, वो अफगानिस्तान को थ्रेट करता है कि तू ये दो में से एक चुन लेना है, या तो पाकिस्तान चुन लो या टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। एक ये समझ है, लड़ाकू समझ है। अफगानिस्तान पड़ोस का देश है, वो पाकिस्तान तुमको चुन ले या तुम्हारे अंदर बैठा हुआ टीटीपी तुम्हारा हिस्सा है उसको चुन ले, दोनों उसको एक चुन, तुम उसको थ्रेट ये दे रहे हो। इस पाकिस्तान में अफगानिस्तान को डिसेबल करने के लिए लंबे समय तक तालिबान का प्रशिक्षण देकर पश्तूनों को जब फाटा से, खैबर पख्तूनख्वा से लड़ाका बनाकर उनको हथियार, अमेरिकी हथियार सप्लाई कराकर पश्तूनों को जब जा लड़ने के लिए, तुम्हें तो उनको लगा कि हम अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, इस अफगानिस्तान को हमको, अफगान समाज को हमको स्वतंत्र कराना है, हमारी इस पर कौम का शासन होना चाहिए, इसलिए तालिबान बनकर वो लड़े। जब तालिबान कायम हो गया तो फिर वो 30-40 हजार लड़ाके जो है अपने घर को वापस आ गए। उनका घर तो खैबर पख्तूनख्वा का फाटा में था जो आज पाकिस्तान करते हैं। थोड़े दिन के बाद लगा कि नहीं भाई, ये तो हम भी गुलाम है। अफगानिस्तान को केवल वहां पर अपनी कौम की शासन देने से नहीं चलेगा, हमको भी अपनी कौम के शासन के साथ। तो पता लगा कि अफगानी तालिबान ने एक दिन आज से
10 दिन पहले, 5 दिन पहले आक्रमण किया, 1 महीना पहले आक्रमण किया। वो कहता है कि अंग्रेजों ने एक पशुओं को बांटने के लिए एक लाइन की थी, जिसको डुरंड लाइन कहते हैं। वो कभी उसको मानता भी नहीं, माना भी नहीं, कुछ समय भी नहीं माना, आज नहीं मानता। तो वो उसको लगा कि ये जो पशु समाज है हमारे अफगान में और खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों एक हैं, ये हमारी ही सारी क्षेत्र रहा है, ये हमारी परंपरा के लोग हैं, हमारी संस्कृति के लोग हैं, हम एक कौम के लोग हैं। उसने एक आक्रमण किया और एक रात में पाकिस्तान की 50 चौकियां उसके कब्जे में आ गई। वो अफगानिस्तान के तालिबानी के द्वारा नहीं हो पाया, वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने उस अफगान के साथ अपनी भूमिका अदा करते हुए उस 50 चौकियों को लग रहा है कि वस्तुनिष्ठान के लोग जिस संघर्ष को कर रहे हैं अपनी पहचान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, तो एक रात में 50 चौकियां पाकिस्तान के लिए कब्जा हो सकती है। आगे आने वाले समय में पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बैठ सकता है, अर्थात पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो सकता है। रॉबर्ट डी कप्लान की भविष्यवाणी बड़ी ही सत्य थी। तो ये मानवता पर जिसने अत्याचार किया है, जिसने परंपराओं को तोड़ा है, जिसने संस्कृतियों का विनाश किया है, इसकी विनाश की बातें हम नहीं, उसके ही लोग डॉक्टर अबरार अहमद। अरे सर इसमें जूम नहीं हो रहा है, इसमें जूम नहीं है ना, जूम कुछ नहीं होगा, देखो बुला यूट्यूब में जूम हो रहा है। और अगर वास्तव में वैश्विक मानवता की रक्षा करनी है तब इस बात को भूल जाना होगा। 70-75 वर्षों तक हम कहते रहे हैं सुधर जाए, अच्छा हो जाए। अभी तो बेईमानी है अपने साथ, जो 70-75 वर्षों में नहीं सुधरा, उसकी अभी भी हम सुधरने की कल्पना करें कि अपने साथ बेईमानी होगा। इसलिए पाकिस्तान का विनाश इसके लिए कि मानवता सुरक्षित रहे, विश्व की मानवता, विश्व की संस्कृतियां सुरक्षित रहे, विश्व की परंपराएं सुरक्षित रहे, मानव समाज की जो भी परंपराएं सुरक्षित रहे, इसके लिए उसका विनाश हो। और उसके विनाश के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। दुनिया भर में उपनिवेशवाद, गुलामी जिसका अंत हुआ, जिसके पक्ष में दुनिया खड़ी थी, हमें केवल उसका समर्थन करना, मुक्ति का समर्थन करना। जो समाज, जो कौम अपनी स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है, उसको अधिक से अधिक बल मिले, उसकी केवल चर्चा करना, दुनिया में इसकी एक व्यापक चर्चा हो, उसका एक नैतिक समर्थन मिले। आज इस बात की आवश्यकता है। अधिक से अधिक जो आवश्यकता है, इस मानवता विरोधी ताकत का अंत हो। इसके लिए जो कौम है, जो समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति हो, इसकी चर्चा हम उसको कोई हथियार से सहयोग नहीं करते, हम धन संपदा से, संसाधनों से सहयोग नहीं करते, परंतु हम चर्चा तो कर सकते हैं। यदि चर्चाएं व्यापक रहेगी, बड़े से बड़े दुर्जन भी, शैतान भी सिमटता है, अपनी औकात बनाता है। हमारी काम की चर्चाओं को आगे बढ़ाना है। इन चर्चाओं को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हम मानवता के प्रति अपना एक फर्ज अदा करेंगे, मानवता का कल्याण करेंगे,
हम वसुधैव कुटुम्बकम विश्व मांगल्य की कामना करने वाले लोग मानवता के कल्याण के लिए केवल मात्र नैतिक समर्थन करें, यही व्यापक है। इस फिजा को बदलने में, दुनिया के कलंक को समाप्त करने में। जय हिंद, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बस यही कहना चाहते हैं कि आपका जीवन हम सबके लिए चलती फिरती पाठशाला है। हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता का आगमन हो चुका है। मैं आपका हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आशुतोष मिश्रा जी से निवेदन करता हूँ, आशुतोष जी आपके इंतजार में हमारा माल्यार्पण कार्यक्रम पूरा हो गया था। बस एक मिनट का नहीं हुआ, माल्यार्पण रखे रह गए। आप ही के इंतजार में ये माला सूख रहा है। ये कार्यक्रम अभी पूरा कर लो जो शेष है। मैं आशुतोष जी से निवेदन करता हूँ, संतोष सिंह मंजू भाई का आगमन हो गया है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संजय जी जी अरे वहाँ मैं आ रहा हूँ। नहीं त्रिपाठी भैया का आशीर्वाद हम लोग को हरदम मिलता रहा है। मैं हमारे मुख्य वक्ता जी का आगमन एकदम सही टाइम पर हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने मुख्य वक्ता हम लोग के संरक्षक आदरणीय गिरीश त्रिपाठी जी का। आप पूर्व कुलपति रहे हैं, BHU के। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को हरदम मिलता रहा है। आपकी सादगी और निर्भीकता हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय रही है। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने मुख्य वक्ता आदरणीय गिरीश त्रिपाठी साहब। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विलंब से आने के लिए। आज के राष्ट्रीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित श्री गोलोक बिहारी राय जी, श्री विक्रमादित्य जी, बिंदवासिनी जी, राजेश जी और संचालक महोदय हमारे अत्यंत प्रिय पटेल जी, प्रधान जी और सभी उपस्थित सम्मानित बहनें और बंधुओं, मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विषयों पर चर्चा पहले से ही हो चुकी है। हमारे जीवन का सिद्धांत रहा है कि पहले राष्ट्र और फिर कोई और चीज। तेजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तेजेत।
ग्रामम जनपदस्य अर्थे राष्ट्राय शरणम के लिए। अगर हमारे और परिवार के इंटरेस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें परिवार के साथ खड़े होना है, और परिवार और गांव में इंटरेस्ट को लेकर अगर कोई संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो हमें गांव के साथ खड़े होना चाहिए, और गांव और जनपद में अगर संघर्ष की स्थिति है तो जनपद के लिए, और राष्ट्र और के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और यह केवल सिद्धांत नहीं रहा। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने और समझने के लिए दे डिवोटेड होल ऑफ देयर लाइव्स एंड अल्टीमेटली दे सक्सीडेड। वो सफल हुए। तब उन्होंने एक एक चीज लिखी है, और केवल भाषण नहीं दिया, जो उन्होंने भाषण दिया उसको जीवन में चरितार्थ किया। जिस भूमि पर हम लोग बैठे, यह देश के लिए जीवन बलिदान करने वाले हमारे महानायक चंद्रशेखर आजाद की बलिदान भूमि है। उनकी मां बीमार पड़ी, इलाज के लिए पैसे नहीं। भगत सिंह को खबर मिली, वो भागते हुए आए, और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा ये रिवाल्वर की 22 गोलियां हैं, अगर 4 गोलियां बेच दी जाए तो मां का इलाज हो जाएगा। मां का प्रश्न आया, आजाद भी थोड़ा भावुक हुए, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने चौरी चौराव का गोलीकांड अपने मां के इलाज के लिए नहीं। फिर भगत सिंह ने कुछ कहा, उन्होंने कहा अगर बहुत मजबूरी हो और मां का कष्ट देखे नहीं देखा गया हमसे तो 4 नहीं, केवल 1 गोली काफी हो। यह गोलियां हमारी मां के इलाज के लिए नहीं है, भारत माता के लिए। और ये उन्होंने भाषण नहीं दिया जब एक षड्यंत्र के तहत किसी कंपनी बाग में वो गिर गए और अंग्रेज उनको जिंदा पकड़ना चाहते थे। उन्होंने आह्वान, मैंने ऐलान भी किया था कि आप हमें जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए गोलियां उनके पैरों में मारी थी। अब वो गिर गए जमीन पर, न खड़े हो सकते थे न चल सकते, और पड़े पड़े भारत माता के उस वीर पुत्र ने 8 अंग्रेजी सैनिकों को इसी कंपनी बाग में मार दिया। एक भी गोली व्यर्थ नहीं गई, वो अचूक निशाना था उसका, और अंतिम गोली माने एक ही गोली काफी होगी, उन्होंने अपनी कंट्री पर दागी। इसलिए म्यूजियम रिवाल्वर रखा है, गोलियां नहीं, उन लोगों की भूमि है। इसलिए राष्ट्र सबसे पहले है। मैं एक चीज और कह के अपनी बात पूरी करूंगा, तो बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। हमारी नई पीढ़ी का कोई दोष नहीं है, वो जो घर में, परिवार में, समाज में देख रही है उसी रास्ते पर वो चल रही है। आज हमें से प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। अब तो परिवार के बारे में भी सोचना बंद कर दिया लोगों, क्यों पारिवारिक मूल्यों का जिस तरह से ह्रास हो रहा। ये वो था जहां जो व्यक्ति कमजोर परिवार में रहता था उसके लिए सामर्थ्यवान हर व्यक्ति उसकी चिंता करता था, पर आज उल्टा हो गया। पारिवारिक मूल्यों के शिथिल होने के कारण आज भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा बाप को, बाप बेटे को, पत्नी पति को, पति पत्नी को, और हद तो तब हो गई जब मां बच्चों को मार दे रही है। इसलिए हमें अपनी नई पीढ़ी को अपने उन पुराने मूल्यों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हम केवल अपने बारे में न सोचें, इस देश के बारे में भी सोचें, क्योंकि परिवार, संस्था, समाज माने देश, इनमें एक रिश्ता है। हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। हम परिवार में पैदा हुए, परिवार में हमें बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, खाना, पढ़ना सिखाया। हमारे अंदर सामर्थ्य आया तो हमने परिवार के लिए किया, अर्थात हमने लिया और फिर दिया। यही रिश्ता संस्था और समाज के साथ हमारा है। हम लेते हैं, पर जिस परिवार, संस्था और समाज में लोग जितना लेते हैं उससे अधिक वापस करते हैं, वो आगे बढ़ता है। और जिस समाज, संस्था और परिवार में लोग केवल लेते हैं वो स्टेगनेट करेगा और डायल्यूट कर जाएगा। इसलिए हमें अपनी पीढ़ियों को यह बताने की आवश्यकता है जो केवल अपने बारे में न सोचे। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, जिस समाज ने उनको आगे बढ़ाया, जिन संस्थाओं के कारण वो आगे बढ़े, उन संस्थाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनका मान सम्मान बना रहे। क्योंकि समाज चलता है सरकार के बल पर नहीं चलता है, समाज चलता है संस्थाओं के बल पर, और अगर ये संस्थाएं खत्म हुई तो फिर देश भी नहीं बचेगा। इसलिए संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी ये हमारी है, प्रत्येक व्यक्ति की है। राष्ट्र की सुरक्षा माने राष्ट्र जिन संस्थाओं, जिन परंपराओं, जिन मूल्यों के आधार पर खड़ा है। राष्ट्र माने केवल भूखंड नहीं है, राष्ट्र एक दर्शन है, दृष्टि है, विचार। अगर वह दर्शन, दृष्टि, विचार ही खतरे में पड़ गया
तो फिर उस राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात होती है तो राष्ट्र माने केवल भूखंड नहीं, जिन मूल्यों के आधार पर, जिस विचार के आधार पर, जिस दर्शन और दृष्टि के आधार पर वह राष्ट्र विश्व गुरु बना, आज जो मूल्य संकट में है, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा मंच की होनी चाहिए। यही बस अनुरोध करता हुआ मैं फिर क्षमा चाहता हूँ विलंब से आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रतिमा मिश्रा जी को कि आकर धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं यहाँ पर उपस्थित मंच पर हमारे जो इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथिगण थे, मैं सर्वप्रथम मैं पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को देर से ही दिया, लेकिन आकर हम सबका मान बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे राष्ट्रीय संगठन के केंद्रीय संगठन समिति के सदस्य आदरणीय गोलोक बिहारी राय जी, जिन्होंने अपने बहुत अथक प्रयास से इस संगठन की नींव से वो लगे हुए हैं और निरंतर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र को कैसे भारतीय सुरक्षा की बात करते हैं, हम अपने राष्ट्र को कैसे संगठित रखें, राष्ट्र हमारा टूटे नहीं, उसके लिए निरंतर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और सर्वप्रथम पहली बार हमारे प्रयागराज की धरती पर श्री विक्रमादित्य सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मंच पर हमारे प्रयागराज की धरती से भी श्री विंध्यवासिनी सर जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हम सबके बीच डॉक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी सर दर्शन साधु से मैं भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर विनम्र सेन सिंह का, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे संगठन के प्रयागराज के जितने भी पदाधिकारी हैं और इस कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया श्री आशुतोष भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी मीडिया के बंद और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्षमा प्रार्थी हूँ, सर का नाम अखिलेश शर्मा था और शायद ये जो कार्ड था मेरा कुछ लोग नाम के मोहताज नहीं है, आप सभी उनसे परिचित हैं। मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि स्वल्पाहार की व्यवस्था है, आप लोग स्वल्पाहार लेके तब जाएंगे। आज ही के दिन लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पे हमारे वीर बहादुरों ने अपने प्राणों की आहुति की थी। हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात
जनगण मंगलदायक जय हे भारत।